अल्पावधि किताब recording. Okay. Assalamu alaikum to all students. Welcome to the class Matrix Physics. कल हमने बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, और हमने लिटिल बिट इंट्रोडक्शन किया था मैकेनिक्स क्या है और मैकेनिक्स की ब्रांचेस जैसे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इसको भी हमने थोड़ा लाइटली डिस्कस किया था। आज भी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमने मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट के बारे में, उनमें क्या डिफरेंस होता है और मोशन के कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम इन्हीं को ही कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ, पहले तो मोशन के टाइप्स को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे अगर कोई बॉडी अपने आसपास की चीजों की रिस्पेक्ट में जगह चेंज कर रही है तो वो मोशन में कहलाएगी, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो रेस्ट में कहलाएगी। ठीक है, ये दो शब्द हैं, बस इनको याद रख लें। रेस्ट मतलब इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, और मोशन क्या है, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन में ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल भी ले रही है हमने, कोई बुक जो है वो टेबल पर पड़ा है तो ये रेस्ट में है। अगर कोई हमें गाड़ी दिखाई दे रही है, वो मूव कर रही है ऑन द रोड, तो हम कहेंगे वो मोशन में है। या कोई बाल, हम जो है बाल अपने हाथ से फेंक रहे हैं तो बाल की मोशन भी क्या है, मतलब वो अपनी जगह को चेंज कर रही है तो वो मोशन में कहलाएगी। ओके, उसके बाद हमने मोशन के टाइप्स डिस्कस किए। मोशन के टाइप्स हमने डिस्कस किए कि मोशन या तो लीनियर हो सकती है, एक इसका जो टाइप था वो था लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, और उसके बाद इस मोशन का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। और उसके बाद जो इसका तीसरा टाइप था वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि लीनियर मोशन जो है इट इज अ मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट पाथ जो मोशन है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, ये एक लेट सपोज यहाँ पर रोड है और यहाँ पर मैं एक बना रहा हूं, क्या जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। सही है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है। सही है, अब लेट सपोज यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये कार है, लेट सपोज ये कार मूव कर रही है ऑन द रोड, तो कार जो मूव कर रही है ऑन द रोड, स्ट्रेट रोड, इसकी मोशन क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में कोई बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है किसी फिक्स्ड पॉइंट के सराउंडिंग में। यहाँ पर हमने ये सेंटर रखा है और हमने यहाँ पर ये सर्कल बनाया है, तो सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर चलो हम एक डायग्राम ही बना लेते हैं कि इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को आप मान सकते हैं कि ये एक सैटेलाइट है जो कि जमीन के सराउंडिंग में, जमीन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर ये अर्थ है, ये हमने क्या कहा, ये क्या है, ये अर्थ है, दिस इज दी अर्थ। ओके, इस अर्थ के इस ऑर्बिट में क्या मूव कर रहा है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की जो मोशन है वो क्या मोशन है, रोटेटरी मोशन कह सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो फैन होता है, पंखा, पंखे की मोशन भी क्या होती है, रोटेटरी मोशन। यहाँ पर हम ये पंखा बना रहे हैं, आपके रूम में भी पंखा जरूर होगा, ये हमने पंखा बनाया। ओके, तो इस पंखे की मोशन भी क्या होती है, रोटेटरी मोशन। इट विल आल्सो रोटेट अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट। अब ये जो इसका सेंटर है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। अब देख सकते हैं ये सैटेलाइट किसके अबाउट घूम रहा है, ये सैटेलाइट अर्थ के अबाउट घूम रहा है। यहाँ पर ये मैंने क्या बनाई है, यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है इसको आप सपोज करें ये अर्थ है, ये क्या है,
अर्थ के बगल में, अर्थ के सराउंडिंग में, यानी अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की मोशन क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन कौन सी? ऑर्बिटल या स्पिन मोशन। तो हम इसको कहेंगे ये ऑर्बिटल मोशन। कौन सी मोशन है? इससे सैटेलाइट की यहाँ पर ये मोशन कौन सी कहलाएगी? ऑर्बिटल मोशन। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट किसके अबाउट घूम रहा है? अबाउट द अर्थ। अर्थ के अबाउट घूम रहा है सैटेलाइट, तो इसकी मोशन को कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। व्हेन एनी बॉडी revolves around an other body in its certain orbit, that is why its motion is known as orbital motion. अब यहाँ पर ये पंखा घूम रहा है किसके अबाउट? अपने ही एक्सिस के अबाउट। ये पंखे का ये जो सेंटर है, ये सेंटर इसकी क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये पंखा घूम रहा है। दिस इज अ रोटेटिंग फैन। ये मैंने क्या बनाया है? ये रोटेटिंग फैन है। रोटेटिंग फैन अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसकी मोशन क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन। बट कौन सी? स्पिन मोशन। इसकी मोशन क्या होगी? स्पिन मोशन। जो बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमती है उसकी मोशन को क्या कहते हैं? स्पिन मोशन। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन। इसको हमने डिफाइन किया था। इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की मोशन किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट बॉडी की जो मोशन है उसको कहते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूं एक पेंडुलम का। यहाँ पर किसी सपोर्ट में हमने रस्सी बांधी है और रस्सी में हमने एक छोटा सा मेटल एक स्फीयर यहाँ पर हमने बांधा है इसके साथ। यहाँ पर ये क्या है? एक मेटल एक स्फीयर है। ये क्या करेगा? यहाँ पर ये सस्पेंडेड है और जैसे ही हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इस पॉइंट पर हम इसको ले जाएंगे और इसको जैसे रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा? इस तरह से मोशन में आएगा। ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो मेटालिक स्फीयर है, छोटा सा एक स्फीयर है जो हमने रस्सी में बांधा है, जैसे हम उसको यहां से ऊपर ले जाएंगे राइट साइड पर, इसको जैसे छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा। ठीक है। यानी इसकी मोशन टू एंड फ्रो है इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। ये पॉइंट कहलाती है मीन पोजीशन। ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी वाइब्रेट्स इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन की डेफिनेशन में यहां पर लिख लेता हूं। मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन को डिफाइन करेंगे, द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच the fixed point about which a body vibrates, जिसके अबाउट कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, इज कॉल्ड मीन पोजीशन। उसको मीन पोजीशन कहते हैं, या उसका और नाम होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम उसको कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और बॉडी को हम इस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ले जाएंगे, राइट या लेफ्ट, उस पॉइंट को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या होता है?
एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो गई है अपने मीन पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम जिस पॉइंट पर वो डिस्प्लेस हो गई है उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वो राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है। यानी इस मीन पोजीशन को हम ओ से जाहिर करते हैं, और ये ए पॉइंट है एक्सट्रीम और ये बी पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। इसकी मोशन के एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे कि सिंपल पेंडुलम, जैसे मैंने यहाँ पर ये जो फिगर बनाई है ना, इसको कहते हैं क्या, सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एक छोटा सा मेटल एक इस पे रस्सी में बांधेंगे, सस्पेंड करेंगे, और फिर हम अगर इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट इट विल हैव द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इस अरेंजमेंट का नाम होता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, नोट करें इनको। तो हम फर्दर अब काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बाबा बोर्ड नजर सही न होते क्या, बोर्ड नजर सही होते बिलर का ना है ना पुत्र। बिलर क्लियर है तो बाहर के ना क्लियर है चल रहा है। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। Coming towards the kinematics, definition of kinematics, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन नोट करें सब। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स फिजिक्स की ही ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of objects, which deals with the study of motion of objects without any reference to the force, विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स। यानी ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स। हम यहाँ पर फोर्स का मुतालिया नहीं करेंगे, या हम ये नहीं देखेंगे व्हाट इज द काज ऑफ मोशन, यानी ये मोशन क्यों हुई, किस वजह से हुई, उस वजह को, उस काज को हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब फोर्स का यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी की मोशन की बात करेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बस ये पैरामीटर देखेंगे। किसमें? काइनेमेटिक्स में। और मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, यानी हमें इस चैप्टर में सिर्फ मोशन पढ़नी है ऑब्जेक्ट की बस। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स, और फोर्स जो लगता है तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है। फिर मोशन को, जो फोर्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडी करनी। काइनेमेटिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है काइनेमा से, जिसकी माना है मोशन। काइनेमेटिक्स वर्ड, काइनेमेटिक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेमा। काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है काइनेमेटिक्स, जिसकी मीनिंग क्या है, मोशन। मीनिंग मोशन, उस काइनेमा वर्ड की माना क्या है, मोशन। ठीक है। और उसके बाद हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला करें और विदाउट नहीं बल्कि उसमें फोर्स भी हम शामिल करें, तो उसको क्या कहते हैं, कल भी बताया था, उसको डायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक्स। तो ये बात भी अब नोट करने की है कि हमें डायनामिक्स की डेफिनेशन बतानी है। डायनामिक्स यानी इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of causes of motion, causes of motion। मोशन के काज के बारे में स्टडी करेंगे, या हम इसको कहेंगे इट इज अ स्टडी ऑफ द फोर्सेस विच अफेक्ट द मोशन। मोशन को अगर चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स को लगाना पड़ेगा, और वो हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, डायनामिक्स वाला। डायनामिक्स वर्ड कहां से लिया गया है? डायनामी से, ग्रीक वर्ड डायनामी से, उसकी मीनिंग है पावर। डायनामिक्स, डायनामिक्स is taken from the Greek word dynami, meaning power। उस डायनामिक वर्ड की मीनिंग क्या है? पावर। और पावर जो है वर्ड, ये मोशन के लिए ही यूज होता है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि काइनेमेटिक्स जो है ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है, और डायनामिक्स जो है ये भी किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। मतलब यहाँ पर हमें मैकेनिक्स की एक और डेफिनेशन मिलती है। वो कल जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, या पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ी है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी में हमने फोर्स और फोर्स के अलावा मोशन की हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिनेशन क्या बनती है कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन क्या मिलती है? काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्ट्स की मोशन विदाउट फोर्स करें, और डायनामिक्स मतलब ऑब्जेक्ट्स की मोशन विद फोर्स करें। तो दोनों ही इसमें आ गए, इसलिए हम मैकेनिक्स की एक और डेफिनेशन में यहाँ पर लिख रहा हूं। मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज, definition of mechanics,
Mechanics is the study of kinematics and dynamics of objects. काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये मैकेनिक्स हमारी कितने चैप्टर्स में फैली हुई है? कल मैंने बताया था चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ये सारी क्या है? मैकेनिक्स है, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन पढ़ेंगे, कभी का गाड़ी की, कभी किसी बाल की स्टडी करेंगे, या कभी अर्थ की मोशन के बारे में बात करेंगे, सैटेलाइट्स की मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हम उनके बात करेंगे। ओके, उसके बाद अब हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स का, क्योंकि अब ये पहचानने में आना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए हम अब इंट्रोडक्शन कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आप थोड़ा ये सोचें कि हमने चैप्टर नंबर 2 में जब हमने मेजरमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमने उनको दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी? 7। टेबल भी हमने बनाई थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्या हैं? फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज भी इनको कहते हैं। और उसके बाद हमने ऐसी क्वांटिटीज देखी जो कि क्या थी? डिराइव्ड। दो क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कितनी हैं? उनका कोई नंबर शुमार नहीं है, यानी वो लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड क्वांटिटीज हैं। वो नई नई क्वांटिटीज आप जैसे जैसे आगे चैप्टर्स में जाएंगे वो वहां पर वो क्वांटिटीज आपको मिलती जाएंगी। एग्जाम्पल से लिए जैसे वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और स्पीड है, या मोमेंटम है, वर्क, पावर, एनर्जी है। इस तरह से क्वांटिटीज क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और अब हम वही पे बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज एक तो हमने डिफाइन की कि एक फंडामेंटल, दूसरी ड्राइव। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव के अलावा भी इनकी फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन क्वांटिटीज को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो उनको मैग्नीट्यूड होता है और उनको डायरेक्शन भी रिक्वायर होता है, उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जिनको डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, तो उनको क्या कहते हैं? वेक्टर। और ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको स्पेसिफाई करते हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। यानी एक तरफी और दूसरी होती हैं गैर तरफी, यानी जिनको डायरेक्शन होगा वो वेक्टर, जो डायरेक्शन रिक्वायर नहीं करेंगी वो स्केलर होंगी। तो हम यहाँ पर पहले स्केलर को डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude and proper unit। ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर हो? मैग्नीट्यूड और उनके साथ यूनिट, मतलब डायरेक्शन ना हो, उनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब उसका एग्जांपल जैसे लेट सपोज मास है, हमारे पास मास, और उसके अलावा टाइम है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, और उसके अलावा लेंथ, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे डेंसिटी,
वर्क इट इज। ये जो क्वांटिटीज हैं ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होता है। मास है, टाइम है, करंट है, लेंथ, डेंसिटी, वर्क इट इज। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमारे पास अगर लेट सपोज ये एक मास है 2 किलोग्राम का। कितना है? 2 किलोग्राम का मास है। अब ये मास अगर है तो इसको क्या क्या रिक्वायर है? आप देख रहे हैं इसके पास दो चीजें। अगर हम ये कह रहे हैं मास है, तो मास जो है फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिख रहे हैं 2 किलोग्राम। यहाँ पर ये जो 2 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है इसका, मास का। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो किलोग्राम है वो क्या है? ये मास का यूनिट है, मास का यूनिट। अब इसके साथ हम डायरेक्शन की कोई जरूरत यहाँ पर हमें नहीं पड़ती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो मास है 2 किलोग्राम ईस्टवर्ड है या नॉर्थ की डायरेक्शन में है, कोई जरूरत नहीं है। भाई हमारे पास ये जो मार्कर है ये कितनी मार्कर का मास क्या है? तो हम कहेंगे इसका मास जो है 50 ग्राम है। ऐसे नहीं कहेंगे इसका जो मास है वो 50 ग्राम इससे वेस्ट की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है, ये नहीं करना। यानी इनको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। इसी तरह अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम भी हम कहेंगे 5 सेकंड्स, 5 मिनट्स, कोई डायरेक्शन यहाँ पर रिक्वायर नहीं होता है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिफाइन करेंगे। चलो इनको थोड़ा नोट कर लें। नोट कर लिया आपने? फर्दर लेफ्ट हैंड साइड में रिमूव कर रहा हूं। अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहाँ पर ये जो स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन है, इसमें हमें सिर्फ डायरेक्शन को एक्स्ट्रा रखना है, बाकी सेम डेफिनेशन होगी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है वेक्टर। यहाँ पर डिफाइन करेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, proper unit as well as direction.
ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है, प्रॉपर यूनिट भी होता है और उनके साथ उनको डायरेक्शन भी रिक्वायर होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हमें पढ़नी है फिजिक्स में? तो देयर आर मेनी वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर भी तमाम ज्यादा हैं, वेक्टर भी तमाम ज्यादा हैं। आप जैसे जैसे फिजिक्स को पढ़ोगे तो बाद में आपको क्लियर पता चलेगा कि ये वेक्टर क्यों है, इसको डायरेक्शन कैसे है। मैं आपको एक दो एग्जांपल भी देता हूं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे फोर्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वेट, उसके बाद यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ETC। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब इनको डायरेक्शन किस तरह से है, इनको डायरेक्शन किस तरह से है, तो अभी अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किस में शामिल करना है हमें? डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी में शामिल होगा। करंट के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इनका एग्जांपल लेते हैं। कैसे? लेट सपोज हम यहाँ पर पॉइंट ए पर खड़े हैं और हमें पॉइंट बी तक जाना है। ए पॉइंट से हमें बी तक जाना है, तो आप नॉर्मल सोचें, अगर मैं एक रास्ता ये अख्तियार करूं, ठीक है, ए तो मैं बी गया, मैं ए से बी तक तो पहुंच गया, लेकिन मेरा रास्ता यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा रास्ता क्या है? कर्व्ड है, यानी इस रास्ते पर कोई खास डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मैं यहाँ से निकला तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ था, मैं जब थोड़ा आगे गया तो मेरा डायरेक्शन कुछ इस तरफ से हो गया, और मैंने जब बी तक जाना था तो मैं कुछ थोड़ा नीचे गया। यानी यहाँ पर डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी ये जो हमने तय किया है तो ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती, ये क्वांटिटी कौन सी होगी? स्केलर होगी। मतलब इसको डायरेक्शन तो है ही नहीं पर्टिकुलर, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यानी डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, करंट के बाद डिस्टेंस लिखा है, तो डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम अगर ए से बिल्कुल बी तक जाएं डायरेक्टली, इस पाथ से हम जाएं, गौर से देखें, ए से अगर हम बी तक बिल्कुल सीधा जाएं स्ट्रेट पाथ में, तो अब इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ए और बी के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर यह डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि यहाँ पर इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है। आप यहाँ पर इसको राइट डायरेक्शन कह सकते हैं, राइट वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, और कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम एक और सिंपल एग्जांपल ले लें, लेट सपोज हम कहें कि जो हमारे पास वेट है, वेट, तो अगर वेट की बात करें, वेट क्या होता है? वेट आप जानते नहीं होंगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊं। बेटा, वेट एक फोर्स होता है। वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स की मदद से जमीन उस बॉडी को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। जैसे मैं लेट सपोज मेरे हाथ में मार्कर है, मैं मार्कर को जैसे छोड़ूंगा तो ऊपर जाएगा? नहीं, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे आ रहा है। मतलब इस बॉडी को कोई ना कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है इसको? जमीन खींच रही है। तो जमीन इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ना, उस फोर्स को कहते हैं वेट। अब मुझे बताएं, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डाउन है या अपवर्ड है? तो देख रहे हैं जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है वही उसका डायरेक्शन है। मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। मतलब वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स है जिसका डायरेक्शन कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, मेरे पास एक बाल है, यहाँ पर मेरे पास क्या है? बाल है, और बाल को मैंने जैसे ड्रॉप किया तो ये बाल क्या है? डाउनवर्ड की तरफ क्या करता है? मूव करता है। इस पे क्या लगता है? इस पे फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है
वेट, और जो वेट होता है उसका फार्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे, mg उसका फार्मूला होता है। वेट का फार्मूला क्या होता है, mg, m क्या है, मास, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, और जो g है, इस g का नाम होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये एक्सीलरेशन है, जिस एक्सीलरेशन के साथ ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, ये कांस्टेंट होती है, और इस g का कांस्टेंट वैल्यू भी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू। इस ऑब्जेक्ट पर मास, जो भी इसका मास होगा, और उसको हम g से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉडी का वेट मिल जाएगा। अब वेट एक फोर्स है जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो याद रखें, ये जो वेट है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड में, मतलब इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जमीन की तरफ। नीचे क्या है, जमीन है, उसकी तरफ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो आपको पता चल गया कि फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एक ऐसी क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होता है तो उसको हम स्केलर कहते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने वेट का एग्जांपल लिया, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस बाल का जो वेट है वो 10 न्यूटन है, कितना है, 10 न्यूटन। इस बाल का वेट है 10 न्यूटन, 10 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और n क्या है, न्यूटन, ये इसका यूनिट होता है, और डाउनवर्ड क्या है, इसका डायरेक्शन है। यहाँ पर मैंने लिखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक कर रहा है। तो इसको क्या क्या हुआ, इस वेट को मैग्नीट्यूड भी है, प्रॉपर यूनिट भी है, और इसको डायरेक्शन भी है, पर्टिकुलर। तो आप ये कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एज वेल एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई खास उसको डायरेक्शन हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, हेलो, ओके बेटा, तो अस्सलाम वालेकुम जी सर, जो लीनियर मोशन है वो सर टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, एवरी पार्टिकल इन द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट। सर जो से बाय द सेम अमाउंट है, इसका मतलब सर वहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि मतलब बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस से क्या करे, आगे शिफ्ट हो जाए। जैसे देखो मार्कर है ना, तो सर मार्कर के जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर मैं मार्कर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो हर पार्टिकल ने मूव किया ना, हर पार्टिकल ने मूव किया इक्वल अमाउंट से। हाँ,
ऐसा ना हो कि मार्कर की मुंडी जो है पीछे रह जाए, मार्कर आगे चले जाए, ऐसे नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके। ये जुम्मन साईं पूरी दायर से जो ओपन न करवा ले, ओपन न करा ले। अब हम स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जो मैंने डेफिनेशन बताई और उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल लिए, अब इसके बारे में एक और पॉइंट भी आप याद रखें। स्केलर क्वांटिटीज को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं, 2 और 2 और 4 हुए, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे। इस तरह से हम सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे, किसके लिए, स्केलर के लिए। लेकिन वेक्टर के लिए हम ये सिंपल मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। वेक्टर को जब हम ट्रीट करेंगे, उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स या स्पेशल टाइप ऑफ रूल अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारा चैप्टर नंबर 5 है। आपके मैट्रिक का चैप्टर नंबर 5 क्या है, वेक्टर से, मतलब हम वेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको लिखनी पड़ेगी। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में अहम पॉइंट है, नोट करें। कौन सी पॉइंट है, स्केलर्स कैन बी एडेड or subtracted by simple arithmetic methods। अर्थमेटिक मेथड्स हम यूज करते हैं सिंपल। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी आपको दे दूं कि भाई यहां पर मेरे पास एक कोई मास है m1, कितना मास है, 1 किलोग्राम मेरे पास एक मास है, मेरे पास 1 किलोग्राम मास है। और उसके बाद मेरे पास एक और मास है 2 किलोग्राम का, यहाँ पर मेरे पास ये m2 है, 2 किलोग्राम का मास है। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताएं कि यहाँ पर टोटल मास कितना हुआ, तो 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को ऐड करें डायरेक्ट, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इनको आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा देयर द मास ऑफ 3 किलोग्राम टोटल मास कितना होगा, 3 किलोग्राम। मतलब आपने डायरेक्ट ही ऐड किया, जैसे आप ऐड करते हैं नंबर्स को। ये किसके लिए करना है, स्केलर के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर की। वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। वेक्टर में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड्स। तो वेक्टर की में अहम पॉइंट है, यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर नीचे जगह नहीं है, यहां पर लिख रहा हूं कि वेक्टर्स कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड by cannot be added or subtracted by simple arithmetic rules or methods। वेक्टर्स को हम ऐसा नहीं करेंगे, बट वी यूज, क्या हम यूज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा स्पेशल टाइप ऑफ रूल होते हैं, और हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हम यूज करेंगे, किसके लिए, वेक्टर के। ओके, तो ये नोट करें, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रोम नॉलू। हेलो, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है सर, इसमें रैंडम मोशन भी तो होता है ना? रैंडम मोशन भली हो, लेकिन जब रैंडम मोशन की बात करेंगे ना, तो दो पार्टिकल्स के बीच में हम ट्रांसलेटरी ही मोशन की बात करेंगे। जैसे मैं लेट सपोज कहूं कि इस कंटेनर में
मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो मालिक्यूल इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल तक जो मोशन होगी वो तो लीनियर होगी ना। एक Yes, मालिक्यूल sir. से दूसरे और सर मालिक्यूल तक वहां पर ट्रांसलेट लेनी है। और और सर जो एक्सट्रीम पॉइंट है जी, सर वो रिपीट करें। एक्सट्रीम एक्सट्रीम पॉइंट पॉइंट वो होती है जो झूला होता है ना, झूला आप उसको यस सर सस्पेंड करें तो बिल्कुल नॉर्मल अपने पोजीशन में होगा, सही है। आप जब उस पे बैठेंगी झूले पर, ठीक है, झूले पर बैठेंगी उसके बाद आपको ऊपर ले लाया जाएगा, ऊपर के बाद आपको जैसे छोड़ेंगे तो आप इस तरह से हाँ मजा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम एक्सट्रीम पॉइंट मतलब आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, जहां पर आपको झुलाया जाएगा, आपको इस तरह से हमने धक्का दे दिया, आप चली गई तो मैक्सिमम जहां पर जाएंगी उस पोजीशन को कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। एक्सट्रीम यस सर पोजीशन थैंक दो यू होंगी, राइट और लेफ्ट दोनों ही। हाँ, यस और सर बिलो और अबव भी हो सकती है ना क्या सर? ये मतलब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बिलो और अबव क्या हो सकती है एक्सट्रीम पोजीशन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये सैटेलाइट क्या होता है? मेरा सैटेलाइट जो है एक डिवाइस होता है, एक मशीन होती है जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में घूमती है, जिसकी मदद से हम ये नेटवर्क सिस्टम चलाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम चलाते हैं। टावर्स जो होते हैं, आप यहाँ पर घर बैठे ये देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ये क्या है, टावर से सिग्नल जाते हैं सैटेलाइट के ऊपर। तो डिवाइस है कि जो रोटेट करता है अराउंड द अर्थ। ये 7th चैप्टर में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको, सैटेलाइट। थैंक यू सर। रूबीना, यस।